चलिए आज आप लोगों के कमेंट पर मैं एनसीईआरटी बुक का सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन और दोस्तों चाहे दो दो क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए कम समय में हम चाहते हैं कि सभी चैप्टर को आपको एक बार दर्शन करा दें एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th का। क्योंकि लेवल मैट्रिक लिखा हुआ है तो हो ना हो दोस्तों लेवल मैट्रिक यानी क्लास मैट्रिक से कुछ एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछ दी। आपको पता होगा कि जब परीक्षा होने वाली थी तो बताया गया था कि 70% जो है वो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। आज क्लास 10th के हम सारे चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके बीच रखने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाए तो अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ और आप किताब का एक ही दिन में दोस्तों आपको बता के दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको ये भी पता चले कि मैट्रिक और 8 में क्या अंतर है। दोस्तों चीज एक ही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा अंतर है और कुछ है नहीं। ये क्लास मैट्रिक का यानी जो दोस्तों का बोर्ड परीक्षा जो हो रही थी अभी मैट्रिक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक से वे क्वेश्चन आज आपको हम करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का, क्योंकि पहला नहीं हम लास्ट चैप्टर से लेते हैं। अंतिम 15 है दोस्तों, है ना, 15.1 से एक्सरसाइज 15.1 का हमने क्वेश्चन लिया है जहाँ से प्रोबेबिलिटी है नहीं प्रायिकता से है। प्रायिकता से क्वेश्चन कैसे रहता है देखिए आपको कैसे पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रायिकता से मैंने लिया है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता होगी जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। मतलब जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी ये निकालना है दोस्तों। सबसे पहले बता दें कि ये जो प्रायिकता होती है दोस्तों, प्रायिकता जो होती है इसे आपको जानना जरूरी है। ये क्या है देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या और जितना प्रयोग से संभव परिणामों की संख्या का अगर अनुपात कर दे तो वो होता है प्रायिकता। यानी दोस्तों अगर प्रायिकता की बात करें ई घटना की तो क्या हो जाएगा, नंबर जितना एन ई बटा एन एस कर दीजिए, टोटल नंबर को भाग दे दीजिए, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता होगी एक सिक्का को उछाला जाता है। देखिए एक सिक्का को जब आप उछालिएगा तो घटना कितनी हो सकती है, या तो फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्लियर है? देखिए एक सिक्का को उछालिएगा तो हो सके पहले हेड आ जाए या तो टेल आ सकता है, यही घटना घट सकती है ना, या तो हेड है या टेल है, यानी घटना दो होती है। कितना नंबर गिनिए आप, अगर टोटल नंबर यहाँ देखिए गिन के तो एक दो कितना है, दो है ना, दो गो हेड या टेल, दो गो। तो किसकी प्रायिकता निकलना है, एक सिक्के की किसकी, चित्त की, चित्त मतलब हेड दोस्तों, किसका निकलना है, चित्त का। देखिए क्या लिखा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब देखिए चित्त के को इसमें है एक ही बार है ना, तो एक ऊपर रखिएगा और टोटल संख्या जितना घटा घटी है दोस्तों कितना, एक दो, टोटल कितना दो, एक बाय दो, यानी चित्त आने की प्रायिकता जो होगी वह 1/2 होगी। अगर आपसे पूछ ले पट आने की प्रायिकता क्या होगी तो ध्यान दीजिए, पट पट टेल, टेल भी देखिए यहाँ एक बार हेड एक बार टेल, मतलब एक ही बार है, नंबर देखिए गिन के एक ही बार है तो ऊपर में एक लिखिएगा, अब कुल जो है वो नीचे लिखिए बिना फॉर्मूला का। चलिए ठीक है, अब बिना फॉर्मूला सीखते हैं। जितना घटना घटा है ना दोस्तों, जिसका निकालने बोलेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जो कुल घटना रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, ये प्रायिकता हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर भाषा में। चलिए देखिए यहाँ एक है टेल, टोटल घटना है दो, तो 1/2 पट का भी प्रायिकता हो जाएगा। मतलब जीत आने की प्रायिकता 1/2 हो रहा है तो पट आने की भी प्रायिकता 1/2 हो रहा है। ध्यान दीजिए किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी, कभी भी कोई घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होगा, एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए। 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब 1 तक जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों 1 से छोटा होगा, 1.2 भी नहीं आएगा, मतलब 0 से 1 के बीच होती है। सीधा सीधी क्या दोस्तों, 1 से बड़ा नहीं होती है किसी भी घटना की प्रायिकता। चलिए अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है प्रायिकता से ही लिया है, पासा से लिया है। क्योंकि आपको पता होगा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक मिनट थोड़ा कैमरा देख लेते हैं, ठीक है रेडी है। मतलब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता होगी। सिंपल पूछा है, एक पासा को एक बार, पासा में कितने नंबर तक होते हैं दोस्तों, याद कीजिए, पासा में 1 2 3 4
5 6 तक होते हैं। यानी टोटल नंबर अगर बात कर लें एनएस कितना हो गया टोटल के लिए 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। किसकी प्रायिकता निकालना है? यहाँ दिया है तो एक अभाज्य संख्या, प्रायिकता किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या का, यानी कि अभाज्य संख्या, इसको घेर दीजिए, इसकी प्रायिकता निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्यों अभाज्य संख्या क्या होगी? गिनिए, देखिए एगो 2 अभाज्य संख्या है, यहाँ लिख देते हैं। एगो 2 अभाज्य संख्या है, एक 3 को है, 3 है एगो, और एगो 5 है। तो अगर नंबर गिने तो 1 2 3 नंबर सिर्फ गिनना है। कितना अभाज्य संख्या है? 3 को। तो 3 को ऊपर रखिए और टोटल जो नंबर है 6 इसको नीचे रखिए। 3/6 मैंने काटिएगा तो 1/2 आएगा, 3 दूना 6। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। कितना सिंपल है। जगह कम है बोर्ड में ना, तो थोड़ा आपको नजर देना है ध्यान से, है ना दोस्तों। अब यही पूछ देता आपको प्रायिकता निकालिए सम संख्या का, सम संख्या का। अब क्या करते हैं आप? सम संख्या को गिनते, एगो 2 हुआ 1, इतो 2, इतो 1, 3 को नंबर है, 1 2 3 को सम है, तो 3 ऊपर में, टोटल 6 को 6 नीचे, यही तो 1/2 इसका आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इस तरह किसी का भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे 6 से छोटा कितना है? 1 2 3 4 5 को, 5 को बटे 6 नहीं हो जाएगा। तो टोटल संख्या को नीचे रखना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कुल संख्या को नीचे रखना है, मतलब चलिए आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं ना, क्लियर करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपको हम कराएंगे, भले थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, बट कराने की कोशिश करेंगे। लंबी वीडियो होने के कारण दोस्तों अपलोड होने में दिक्कत होती है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए अब आपसे पूछ दिया कि 2 पैसा, तब घटना कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 1 पैसा में 6 तक, तो 2 6 का इसका कितना होगा? 36 घटना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, है कि नहीं? कुल घटना कितना हो जाएगा? 36। और उसमें से बोलेगा कितने नंबर जो है कि दोनों 2 पासों का जो 8 है, तो जोड़ जोड़ के देखिएगा कितना का 8 होता है 36 में। अब कैसे आएगा घटना, इसको थोड़ा जान लीजिए। जैसे 1 1 आ गया, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, एक पासा में 1, दूसरा में 1 में 1, दूसरा में 2 आ सकता है। इस तरह कहाँ तक जाएगा? 1 6 तक जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 2 1 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा? 2 6 तक जाएगा। फिर 3 1 से स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा? 3 6 तक जाएगा। इस तरह कहाँ तक जाएगा? 6 6 तक। टोटल घटना जब गिनिएगा तो 36 हो जाएगा। कितना होगा? 36। चलिए 2 पासे वाले भी आपको सिखा दूंगा। अब एक क्वेश्चन ताश से दिए हुए हैं। अब दोस्तों ताश से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस ढंग से पूछा जाता है ये देखते हैं। देखिए, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार फेंटा गया है। ताश में कुल पत्ता कितना होता है? कुल पत्ता लिख लीजिए, चलिए आपको दिक्कत है तो। कुल पत्ता कितना होता है? 52। चलिए लिख लिया मैंने, ठीक है। फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो 5 का गुलाम, ध्यान दिए दोस्तों, टोटल कितना होता है? ताश में पत्ता 52 होता है। बट इसमें लाल रंग का जो होता है ना, लाल रंग का जिसमें आता है आपका, बोलते हैं लाल पान बोलते हैं, यहाँ इस भाषा में पान बोलेंगे कितनी भाषा में। लाल पान का 13 होता है, और ईट ईट जिसको बोलते हैं ईटा बोलते हैं ना, इसका भी 13 होता है। 26 को जो होता है वो लाल रंग का होता है। ये पान का 13 होता है और ईट का 13 होता है 26 को, और काला रंग का भी होता है 26 को। काला रंग का कितना होता है दोस्तों? 13 को हुकुम का होता है, काला पान जिसको बोलते हैं, और 13 को चिड़िया का होता है कि इसका रंग काला होता है। 13 तरह देखिए 26, यानी यहाँ 26 तो 26 क्या होता है? 52 होता है कि नहीं? टोटल पत्ता 52 होता है। इसमें से 4 बदसा होगा, 2 लाल रंग का, 2 काला रंग का। 4 जब उसका बदसा है तो बीबी होगा, बेगम। 4 को बेगम होगा तो उसका गुलाम भी 4 होगा, गुलाम भी 4 होता है। यानी क्या दोस्तों? उसके बाद दहला जो होती है वो भी 4 ही होता है। इक्का की बात करें, इक्का भी 4 ही होता है। इस तरह टोटल पत्ता दोस्तों 52 होता है। यहाँ आपसे मांगा है कि पान का गुलाम, देखिए चूंकि मैंने बताया कि प्रायिकता को किसका निकालना है? पान का गुलाम का, पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो कुल पत्ता कितना है? 52। तो नीचे लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो होगा ही 52, होगा कि नहीं? पान का गुलाम क्या होता है बताइए? कि लाल रंग का 26 होता है। इसमें पान का एक गुलाम होता है, ईट का गुलाम 2 गुलाम हुआ, एक काला पान का गुलाम मतलब हुकुम का, और एक चिड़िया का 2 4 हुआ। तो यहाँ पान का कितना होगा? 1 गुलाम होगा। लाल पान का 1 गुलाम होता है, 1/52 इसका सही आंसर होगा। आपसे अगर पूछ दे कि बादशाह की प्रायिकता निकाले, बादशाह, बादशाह माने राजा किंग का, बादशाह का, तो बादशाह के होगा 4 होगा 52 पत्ता में,
तो 4/52 लिख दीजिएगा, जो काट के आएगा। बेगम बोल दे तो, बेगम बोल दे तो क्या कीजिएगा? अरे भाई कुछ नहीं है, बेगम तो भी 4 है, 4/52 लिख दीजिए बेगम का भी, बेगम का भी। अगर लाल रंग का बोल दे तो 26/52, काला रंग का बोल दे तो काला रंग 26 होता है, 26/52 है कि नहीं? इस तरह प्रायिकता निकाल सकते हैं। कहीं अगर दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा जरूर, आपके कमेंट पर मैंने ये वीडियो लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप देख लीजिए मैट्रिक लेवल है क्या, कुछ नहीं है, बस थोड़ा माइंड का भ्रम है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टूडेंट्स या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि तैयारी करने में उसको 100% सहायता मिले। बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ले आए आप 14.1 से, चूंकि हम लास्ट से शुरू तक जाएंगे तो 14.1 को ले आए, चूंकि आप पहला जो क्वेश्चन बताए वो 15.1 से अंत से एंड है ना दोस्तों, एंड से स्टार्ट तक जाएंगे। लोग स्टार्ट से एंड तक आते हैं, हम एंड से स्टार्ट तक जाएंगे। देखिए कैसा होता है ना? जो है 14.1 में दोस्तों वो माध्य ज्ञात करने देता है। देखिए इस तरह कैसा आपको मिलेगा एमसीक्यू का बुक में, हम इसे भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए पौधों की संख्या दिया रहेगा और घरों की संख्या दिया है दोस्तों, पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया हुआ है। यानी पौधों की संख्या जो है दोस्तों, चलिए हिसाब के बाद देखो, पौधों की संख्या लिखा हुआ है, इसको आप 0 से 2 कितना 1 दिया है, 2 से 4 2 दिया है। देखिए इस तरह दिया हुआ है चार्ट में, है ना? आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए आपको इसका माध्य बिंदु निकालना होगा, इसका वाला एक्स का नाम देते हैं, ठीक है? जब ये निकल जाएगा, ये घरों की संख्या मतलब एफ आई बराबरता है, ये दोनों को गुना कर लीजिएगा। देखिए बना के समझा दे रहे हैं बात। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे पहले ये सीख लीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, 0 जोड़ 2 2, 2 का आधा कितना होगा 1। अब ये जोड़िए, 2 जोड़ 4 6, 6 का आधा 3। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए 4 6 10, 10 का आधा 5, यानी ये कितना बढ़ रहा है? 1 में 2 बढ़ा 3, 3 में 2 बढ़ा 5, तो बढ़ते जाइए, 7 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 13 होगा। ये टोटल 2 बढ़ ही रहा है, 2 बढ़ रहा है कि नहीं? माइक थोड़ा लेने बोल गए थे, साउंड कम आ सकता है। अब आएगी आपको अच्छा आवाज आएगी। देखिए निकलना आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, जिसको हम बोलते हैं एफ आई गुना एक्स आई, ठीक है? अब गुना करके लिख लीजिए इसको। देखिए 1 गुना 1 1 होगा, 2 3 6 होगा, 5 1 5 होगा, आसान है। 7 5 35, गुना करना से 6 9 54, 2 गुना 11 22, 13 3 39, है कि नहीं? अब इसको क्या करना दोस्तों, इसको सबको जोड़ देना है। क्योंकि माध्य का फॉर्मूला आप देख लीजिए ध्यान से, माध्य यानी x और बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मतलब इसका योग बटा एफ आई, मतलब घरों की संख्या का योग। इसका घरों की संख्या का योग दिया रहेगा, यहाँ 20 दिया हुआ है, देख लीजिए जोड़ के, 3 4 5 9 6 15 17 3 20, है कि नहीं? अब देखिए इसको जोड़ना है, सिर्फ जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 1 और 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 22 23 और 9 23 9 हो गया दोस्तों 32, है ना? हासिल हो गया 3 3 3 6 5 11 11 13 13 3 16, कितना हो गया 16, 162 हो गया। देखिए अब इसका वैल्यू आ गया कितना 162, यहाँ बैठा दीजिएगा 162। सिग्मा एफ आई कितना दिया होगा 20, यहाँ बैठा दीजिएगा 20। इसको भाग दे लीजिए, छोटा कर लीजिए, 10 गुना 20, 8 गुना 16 88, 81/10 आ गया। भाग दीजिएगा तो 8.1 होगा इसका, बाय 2 का इसका आंसर ये हो गया। लेकिन आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, छोटा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे प्रथम है ना 5, प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 बोला है, तो यहाँ से लिखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 को बोला है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या यही होता है, एक सिस्टम होता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोलते तो 0 से स्टार्ट करके दिखा देगा, लेकिन यहाँ देखिए 5 तक दिया, सबको जोड़ दीजिएगा, 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 15, कितना हो गया 15 बटा टोटल नंबर 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा 3। इस तरह छोटा हिसाब आपसे पूछ लेगा, है कि नहीं? गड़बड़ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। जब बोले कि पूरा किताब ले लेगा तो प्रत्येक चैप्टर को हम आज टेस्ट करेंगे दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर को, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, भी एनसीईआरटी बुक का है सारा क्वेश्चन। चलिए हम घटते आ रहे हैं, अब आगे चैप्टर 13.4 पर। चूंकि मैंने अगला क्वेश्चन बताया दोस्तों
14.1 पर। अब उससे पीछे एक चैप्टर आ गए हैं 13.4 पे, जो मैट्रिक की किताब में है, वो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है छिन्नक वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए, एक शंकु के छिन्नक जो 45 मीटर ऊंचा है, के सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 सेंटीमीटर, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा? सारा क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। देखिए छिन्नक क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका छिन्नक, है कि नहीं। ग्लास आकार का होगा दोस्तों, या बाल्टी, देखिए बाल्टी आकार का होगा। 45 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितना है? 45 मीटर, है कि नहीं। और त्रिज्या देखिए वो 28 है, वो 7, तो बड़ा है तो 28 होगा इधर ऊपर वाला, छोटा नीचे है ये वाला त्रिज्या 7 होगा। सब तो दिया हुआ है कि नहीं। अरे ये छिन्नक बना कैसे, देख लीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए एक बाल्टी है कि नहीं। अब इसके नीचे इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए वो बड़ा शंकु बनता है, वो छोटा शंकु, तो बड़ा शंकु में छोटा शंकु को घटा दीजिएगा, तो ये छिन्नक निकलेगा कि नहीं? आसान से निकलेगा। मतलब बड़ा शंकु का आयतन घटा छोटा शंकु का आयतन, निकल जाएगा छिन्नक का आयतन। बढ़िया फॉर्मूला से निकाल देंगे, ठीक है ना। देखिए R1 कितना दिया है, 28 से ऊपर वाला R1 दे देते हैं, नीचे वाला R2 दे देते हैं, कहीं भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। h इसका 45 है, h बराबर 45 है कि नहीं। तो डायरेक्ट है छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है। आपको मैं एक बार भी याद हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर कीजिएगा, R2 फिर R1 R2 गुना कर दीजिएगा, मान तो बिठा दीजिए, बस हो गया। 1/3 रहने दीजिए, पाई का मान जो बिठाइएगा बच बड़े साथे रहने दीजिए। h का मान 45 पे दिया हुआ है, लिखिए 45। R1 दिया 28 है, 28 लिख दिए। R2 7 दिए, 7 लिख दिए। फिर दिया R1 गुना R2 बना 28 गुना 7, है कि नहीं। अब इसको गुना कर सकते हैं आप आसानी से। 3 15 45 तो काट दिया, कट गया ना। 22 गुना 15 लिख दीजिए, 22 गुना 15/7 है नीचे। अब यहाँ काम करिए, 28 28 784 वर्ग निकालिए, 7 7 49, 28 7 56, 5 7 में तो 196 होगा कि नहीं। सबको जोड़ दीजिएगा, 22 सब 15 गुना 7 गुना, इसको जोड़िएगा दोस्तों, जो होगा 6 9 15 15 4 हो गया 19, 9 10 10 4 14 8 22 हो गया 2, 7 2 9 9 1 8 9 1 10 10 29, यहाँ से 7 से कट जाएगा ये, 7 के 7 यहाँ बचा 3, 7 का 28 7 से 3 हो गया ना। सबको गुना कीजिएगा दोस्तों, आएगा 48,510 सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर की, है कि नहीं। इसका आंसर आएगा। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यों आएगा। ये छिन्नक का फॉर्मूला दोस्तों। इस छिन्नक से आप छिन्नक का आयतन भी निकाल सकते हैं, वक्र क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए आपको, वक्र के लिए एल चाहिए। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ आपको एल का फॉर्मूला। लंब त्रिज्या को चाहिए निकालिएगा ना, तो इसका एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल। ये कर दीजिएगा, आपका एल निकल जाएगा। तब निकल जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या था फॉर्मूला, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये वक्र निकल जाएगा इस छिन्नक का, इस फॉर्मूला से। कहीं दिक्कत कुछ है आपको नहीं है। तो आगे और एक चैप्टर घट जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको 13.4 फिर 13.3 पाए जाते हैं, वहां दिखाते हैं किस तरह का हिसाब है। चलिए आगे हम लोग 13.4 बना दिए 13.3 पे दोस्तों। किस पे आ गए, 13.3 में। इस चैप्टर में कैसा हिसाब है, देखिए इस चैप्टर में इस तरह का हिसाब है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन ग्रुप में ढाला जाता है। देखिए समझिए, एक गोला है धातु का, इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब इसको गला दिया, गलाने के बाद एक बेलन बना दिया, क्या बना दिया, बेलन। अब देखिए चूंकि इसका मान ही तो इसमें आता है, इसका समान इसमें आता है, कि जो गोला का आयतन होगा इसका भी आयतन क्या होगा, सेम होगा। इसका त्रिज्या पता नहीं, यहाँ है इसका ऊंचाई h है, बेलन की त्रिज्या दिया 6, सॉरी इसका बेलन का त्रिज्या दिया कितना 6 दे दिया है कि नहीं। तो कुछ नहीं लिखिए, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन का ऊंचाई निकालना है तो यहाँ लिखिए पहले बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या है, गोले का आयतन। गोले का दोनों बराबर है, दिया हुआ है, पिघलाकर बनाया जाता है ना, तो दोनों बराबर होगा।
बेलन का तो लिख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये पाई पाई कैंसिल हो गया दोस्तों, काट दीजिए। आर का वैल्यू बेलन का 6 दिया है, 6 लिख दीजिए। ऊंचाई नहीं है, एच लिख दीजिए। 4/3 को यहाँ रहने दीजिए। इस आर का वैल्यू दिया देखिए गोला वाला 4.2 यहाँ बैठा दीजिए, हुआ कि नहीं। अब जोड़ घटा गुना भाग तो करना ही है, कर लीजिए। चलिए यहाँ कर देते हैं, क्योंकि वो नीचे हो जा रहा है। 6 गुना 6 करेंगे तो देखिए कितना, 36 गुना x, 6 गुना 6 रहने देते हैं। चलिए आप आसान काट लेंगे, गुना x बराबर उधर कितना है, ये 3 को इस पर लेते हैं ना, 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। गुना करी गुना हो गया, ऊपर आ गया। वहाँ है 4 गुना 4.2 गुना 3 बार लिखना है इसको, तो लंबा कर लेते हैं। 4.2 गुना 4.2 है कि नहीं। अब h को इधर रखना है, बाद बाकी सबको उधर भेज देना है। 4 गुना 4.2 है उधर 4.2, फिर एक बार है 4.2। अब इसे भाग देंगे कि सीधा उड़ा दे, 6 6 3 से 6 गुना 6 गुना 3 नीचे आ गया। चलिए दशमलव को हटा रहा, दशमलव हटा देते हैं, एक दशमलव हटा दिए तो यहाँ 1 0 पाएंगे, फिर इसको हटा दिए तो फिर 1 0 पाएंगे, इसको भी हटा दिए फिर 1 0 पा जाएंगे, है कि नहीं। अब काटिए, 6 7 42, ये वो कटेगा सब में, है कि नहीं। यहाँ से 3 से कटेगा 16, 14 दिया 42, 14 में कट गया, है कि नहीं। और को 6 तो यहाँ लिख दीजिए, 6 7 42 हो गया ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 4 है तो 2 कर दीजिए, और यहाँ 1000 है ना, तो एक काम करते हैं, 1000 को यहाँ 500 कर देते हैं, आधा कर दिए। बचा कितना, 2 गुना 7 गुना 14 गुना 7/500, है कि नहीं। गुना करके भाग दे दीजिएगा तो आपको ऊंचाई निकल जाएगा बेलन का दोस्तों, है कि नहीं। इस तरह बेलन की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। जब दो सामान से दूसरा सामान बनाया जाता है तो दोनों का समान होता है, चाहे गोलाकार पिघला बेलन बनाया जाए, चाहे गोला पिघला शंकु बनाया जाए, तो गोलाकार बराबर शंकु आयतन हो जाएगा। कैटेगरी चेंज होगा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं होगा। या तो शंकु को पिघला के बेलन बनाता है तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दो चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब रहेगा, उसको निकाल देना है कि नहीं। आइए अगला हिसाब पे ले चलते हैं। चलिए आपको लेके आए अब चैप्टर 12 पे दोस्तों। 12 पे जो क्वेश्चन है वो वृत्त से संबंधित है, यानी त्रिज्यखंड है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का परिधि है। उसके बाद दोस्तों जो दिया हुआ है छायांकित भाग रहता है, उसी में उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए रहता है 12 में। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ आपको दे रहे हैं दोस्तों। सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन का टेलर दिखा रहे हैं। पूरा अगर चैप्टर देखना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनाओ, वहां से आप देख सकते हैं और अच्छे तैयार आप भी कर सकते हैं और अपने बच्चे को भी करा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर सब्जेक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक का दोस्तों गणित रहता है। तो पहले मैं कोचिंग क्या करता था दोस्तों बता दूं। कोचिंग में दोस्तों एक बच्चे बहुत इमरजेंसी था, जिनका मैथ दोस्तों मैंने एक बार बैठे उसको 17 घंटे में कंप्लीट करके क्लास 10 का मैथ उनको दिया, और 12 की मैथ जो होती है दोस्तों उन्हें 35 घंटे में कंप्लीट करके बच्चों को दे दिया जाता है। ऐसी क्लास हम देते हैं, बट फुर्सत नहीं मिलता था इसलिए हम क्लास नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब थोड़ा आप लोगों के प्यार से हम मजबूर हैं और अपना वीडियो डेली आपको अपलोड कर दे रहे हैं। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तब जो वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, एक स्टूडेंट को, एक अपने साथी को, अपने दोस्त को जो पढ़ रहे हैं उन्हें भेज दीजिए, फायदा उनको होगा दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वृत्त का चौथांश का क्षेत्रफल बोल दिया, देखिए यहाँ चूंकि ये वृत्त अगर है तो चौथांश याद कीजिए, ऐसे 4 भाग है ना, 4 भाग में 1 भाग रखिए, 3 भाग मिटा दीजिए, देखिए चौथांश हो जाएगा, होगा कि नहीं। 4 भाग में 1 भाग है दोस्तों चौथांश। परिधि दिया है, ये परिधि दिया। चलिए आपको लेके आए दोस्तों आप 10 पॉइंट पे, एक्सरसाइज 10 में दोस्तों यहाँ वृत्त के स्पर्श रेखा से क्वेश्चन है क्लास 10 में। तो वृत्त के स्पर्श रेखा दोस्तों आपको पता होगा, एक वृत्त को एक ही जगह पर स्पर्श करती है। जैसे आपने सिखाया दोस्तों, देखो ये वृत्त हो गया, अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। चलिए थोड़ा गोल कर देते हैं तो हम, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, ये केंद्र इसका है और बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहाँ Q मान लीजिए, है कि नहीं। स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, यहाँ से स्पर्श किया ना,
इसकी लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब फिर बोला है क्योंकि केंद्र से दूरी 25, अब यहाँ से केंद्र यहाँ पर है, इसकी दूरी 25 है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बोलिए ये त्रिज्या कितना होगा, देखिए ये फांद कर दिया है कि नहीं। ये त्रिज्या कितना है आपको निकालना, नाम दे दीजिए कुछ पी दे दीजिए, ठीक है, ये तो ही है। तो चूंकि आपको पता होगा ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा का कोण कितना होता है, समकोण होता है। कितना होता है, समकोण होता है। यानी किसी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ ये कोण पा गए, कोण P बराबर 90 डिग्री, तब ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण की सामने व्याकरण होती है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, ओपी निकालना, ये लंब निकालना मान लीजिए। तो ओपी क्या हो गया, त्रिज्या इसका हो गया ना ओपी, तो कैसे होगा, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, कर्ण का इसका मतलब 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, घटा आधार मतलब 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 625 कर दीजिए और यहाँ 24 से 576 कर दीजिए, घटाइएगा तो शायद वहाँ 49 आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 60, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट शॉर्ट है सब समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये हो गया इसका कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा दिए, निकल गया साहब। ये है दोस्तों स्पर्श रेखा से क्वेश्चन 10 में क्लास 10 में, और चैप्टर 10 में भी है कि नहीं। अब 9 चैप्टर का क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, 9.1 का क्या है, अब देख के बताइएगा क्लास 10 का। चलिए आगे चैप्टर में आपको लेके 9 चैप्टर जो क्लास 10 का, वहां से एक क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, यही ना है। चलिए भूमि के एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु है मीनार के पास से, चलिए मीनार ले लेते हैं, ठीक है। मीनार के पास से कितना दूर पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, कितना पर है 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। ये अपना मीनार हो गया, है कि नहीं, यानी मीनार है, ये ध्यान से दूरी 30 मीटर दिया हुआ है, और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पता है, यहाँ शिखर है नहीं तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री पता है, यही ना पता है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई बताइए कितना, ये ऊंचाई एस कितना, ये निकालने बोला है कि नहीं, ऐसे मीटर मान लीजिए। तो देखिए ये क्या है, व्यास बन गया समकोण त्रिभुज का आधार है ना, ये तो ध्यान से देखिए आधार है, और ये क्या हो गया लंब, है कि नहीं। तो आधार और लंब त्रिकोणमिति की कौन सी निष्पत्तियां में होता पता होगा, आधार लंब tan में होता है, किसमें होता है tan में होता है, लिख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार, पता है कि नहीं। tan थीटा का मान दिया देखिए यहाँ 30, यहाँ लिखिएगा 30, लंब का मान है h, आधार का मान है 30, दिखा दीजिए हुआ ना। tan 30 का मान करना होगा आपको, 1/√3 होता है ना, याद रखिएगा h बटा 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए, h निकल गया ना, h बराबर 30/√3, मन होगा तो परिमेय कर लीजिएगा ऊपर नीचे से √3 से, हो गया कितना 30√3 बटा 3, इसको 3 से काटिएगा तो कितना आएगा 10√3, ये इसका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, हो जाएगा ना। ये है आपका 9 चैप्टर पे ऊंचाई दूरी दोस्तों क्लास 10 का, हाइट एंड डिस्टेंस, है कि नहीं। अब जो हम आपको 8 बताएंगे उसमें त्रिकोणमिति है, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना, इसलिए फॉर्मूला पहले नहीं बताएं, पहले हिसाब से ले आ रहे हैं। त्रिकोणमिति में पढ़िएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, n cosec थीटा, ये 6 निष्पत्तियां जो त्रिकोणमिति का, ये पढ़िएगा 8 के दोस्तों। sin का फॉर्मूला जानते हैं p/h होता है लंब बटा कर्ण, cos का b/h, tan का p/b, और बाद बाकी 3 को उसको उल्टा कर दीजिएगा आ जाएगा। तो 7 नंबर जो चैप्टर है दोस्तों क्लास 10 में, उसमें है बीच की दूरी ज्ञात करें, 2 बिंदु दिया रहता है, बीच की दूरी ज्ञात करें। इसका एक कमेंट आया था, हम उसी का जवाब दे रहे हैं अभी, कि आया था कमेंट कि भुज और कोटि को थोड़ा समझा दीजिए, है कि नहीं। चलिए हम उसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए ये पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 2 अगला दिन आपको दे देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं कर लिए
सब्सक्राइब करके रखिए और अपने बाल बच्चों को दोस्तों जो मैट्रिक में पढ़ रहा है उन्हें तैयारी के लिए जरूर उकसाइए, इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से पूरा गणित कंप्लीट देंगे दोस्तों बाय ऑनलाइन यानी यूट्यूब पर दोस्तों। तो जहां भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन बना के हम आपको भेज देंगे। कहीं आपको परेशानी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। एक नंबर नहीं छूटेगा, बस तैयारी आप जांच के कीजिए, है कि नहीं। तो अभी परीक्षा चल रही, चूंकि टीचर लोगों का एग्जाम है, तो कमेंट किए हुए थे कि 10 का एनसीईआरटी बुक कैसे है उसे दिखा दीजिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये तो टेलर है दोस्तों, पूरा किताब बनाया हुआ प्लेलिस्ट में, वहां सब देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आपको दिखा दे, थोड़ा बात कर रहे थे जो हमसे पूछा गया था भुज और कोटि के बारे में। एक जो है रामगढ़ से उन्होंने कमेंट किया था कि ये क्या होता है सर, थोड़ा इसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बता दें कि आपको उसके लिए कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये एक्स अक्ष है कि नहीं, और ये वाई अक्ष, ठीक, क्लियर है। मूल बिंदु जहां दोनों कटता है, मतलब देखिए क्षितिज रेखा है ना, तो क्षितिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। और ये खड़ी रेखा है ना, खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। और दोनों जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है ना, इसका नाम बोलते हैं मूल बिंदु, याद रखिएगा थोड़ा सा, मूल बिंदु, है कि नहीं। अब मूल बिंदु जो होता है ना दोस्तों, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु छुपा है तो ये इसका भुज हो जाता है, एक्स अक्ष वाला भुज, ठीक है ना। और ये वाई अक्ष वाला जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा इसका कोटि, क्लियर है। भुज में दोस्तों जैसे एक बिंदु है 7 और 8, तो इसमें 7 जो है ये होगा भुज एक्स वाला और वाई वाला होगा कोटि, क्लियर। दो बिंदु एक्स वाले को भुज बोलेंगे, वाई वाले को कोटि बोलेंगे।